नमस्कार दोस्तों, उत्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। विजन मैगजीन का जो जुलाई मंथ का डिस्कशन चल रहा था, उसमें आज हम इंटरनेशनल रिलेशन के जो बाकी बचे हुए टॉपिक हैं, यानी कि जो संक्षिप्त सुर्खियाँ थी, उनके बारे में आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक दिया है, इसमें वो दिया है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के बारे में। यानी कि अभी हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, उनकी हत्या कर दी गई थी पब्लिक प्लेस पर। उसके बारे में यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है। तो उनके क्या क्या अचीवमेंट थे, क्या क्या वर्क किए, उनके बारे में हमें बताने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर जैसे बताया गया है, शिंजो आबे सबसे लंबे कार्यकाल तक जापान के प्रधानमंत्री रहे। यानी कि शिंजो आबे थे वो सबसे लंबे कार्यकाल तक जापान के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने जापान की अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने और वैश्विक मंच पर इसकी भूमिका को स्थापित करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए। यानी कि उन्होंने जापान की अर्थव्यवस्था को क्या किया, पुनरुद्धार किया और ग्लोबल मंच पर, ग्लोबल जो मंच है, वैश्विक मंच है, उस पर उनकी भूमिका, उसका जो जापान की जो इकोनॉमी थी, उनको बहुत अच्छा मतलब स्टेटस दिलाया। और उनकी पुस्तक का नाम क्या है? उनकी पुस्तक उत्सुकुशी कुनी यानी टुवार्ड्स अ ब्यूटीफुल कंट्री में भारत का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। यानी उनकी जो पुस्तक है टुवार्ड्स अ ब्यूटीफुल कंट्री में भारत का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। तो पूछा जा सकता है भारत का किस बुक में उल्लेख किया गया है। तो टुवार्ड्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, जिसका नाम क्या है जापानी भाषा में, उत्सुकुशी कुनी। और शिंजो आबे के प्रमुख योगदान क्या हैं? इकोनॉमिकल रूप से देखें, आर्थिक रूप से देखें तो उनकी आर्थिक नीति को आबेनोमिक्स के रूप में जाना जाता है। इसे वर्ष 2013 में शुरू किया गया था। इसमें मौद्रिक नीति में लोचशीलता, राजकोषीय प्रोत्साहन और संरचनात्मक सुधारों को अपनाकर 2 दशकों से अधिक समय तक व्याप्त अपस्फीति यानी डिफ्लेशन को दूर करने के लिए उपाय किए गए थे। यानी कि यहाँ पे क्या किया गया था, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें लचीलापन लाया गया था। राजकोषीय प्रोत्साहन यानी फिस्कल स्टिमुलस के द्वारा जो स्ट्रक्चरल चेंज लाए गए थे किसमें, इकोनॉमी में, और जिस वजह से भी मंदी चल रही थी, अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशन चल रहा था, उसको दूर करने के उपाय वहाँ पे किए गए थे। विदेश नीति में इनका क्या योगदान है? उनकी आर्क ऑफ फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी नीति के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र एक सामयिक राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक वास्तविकता के रूप में उभरा है। उन्होंने लोगों, वस्तुओं, पूंजी और ज्ञान के मुक्त प्रवाह के लिए 2007 में चतुपक्षीय सुरक्षा संवाद यानी क्वाड्रिलेटरल यूनिटरी यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का विचार उन्होंने कब दिया था? 2007 में दिया था। जिसके वर्तमान समय मेंबर कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है और यूएसए है। और इसकी अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? जापान के द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी? 2007 में। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। दूसरा है डिफेंस के क्षेत्र में, यानी रक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या वर्क किए। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पहली बार उनके कार्यकाल में जापानी सैनिकों को विदेशी भूमि पर लड़ने की अनुमति देने के लिए संविधान की फिर से व्याख्या की गई थी। साथ ही उस प्रावधान को भी रद्द कर दिया गया था जिसके तहत एक मित्र देश पर हमले की दशा में उसकी रक्षा करने के अधिकार का प्रयोग करने पर प्रतिबंध था। यानी कि जो यहाँ पर सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जापान पर आर्मी रखने पर प्रतिबंध लगाए थे और कहीं भी आर्मी का यूज न करने के प्रतिबंध लगे थे, वो भी इन्होंने संविधान संशोधन करके हटा दिए थे। सामाजिक यानी सोशल के रूप में, सोशल रिफॉर्म के रूप में उन्होंने क्या किया था? बूमोनिक्स की नीति अपनाई। बूमोनिक्स की नीति क्या होती है? इसमें जो सरकारी नीतियों की मदद से महिलाओं के नियोजन को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है। यानी कि ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी चलाई जाती हैं जिनमें वुमेन का पार्टिसिपेशन क्या हो सके, ज़्यादा हो सके। उसे क्या कहा जाता है? वुमेनिक्स कहा जाता है। भारत जापान संबंधों उनका क्या योगदान रहा, वो इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आबे ने शांति और सुरक्षा के लिए भारत जापान के बीच विशेष सामरिक वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा दिया था। आबे के कार्यकाल में जापान ने प्रमुख परियोजनाओं में सहायता के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 10वें हिस्सा का योगदान दिया तथा इन परियोजनाओं में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना भी शामिल थी। यानी कि मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना चलाई गई थी, वो भी इसमें शामिल थी। उन्होंने 4 अंतर्राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत प्रवेश का समर्थन किया था। इसके अतिरिक्त रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी में
भी सहयोग को बढ़ावा दिया था। शिंजो आबे के योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2021 में प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यानी उनको 2021 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? पद्म विभूषण अवार्ड, जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी माना जाता है। सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है इंडिया का? भारत रत्न। उसके बाद आता है पद्म विभूषण और फिर आता है पद्म भूषण और उसके बाद आता है पद्म श्री। तो इनको कौन सा दिया गया था? पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। किसको? 2021 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को। एक देश दो प्रणाली, वन कंट्री टू सिस्टम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। चीन ने हांगकांग पर पुनः नियंत्रण की 25वीं वर्षगांठ मनाई। इस दौरान उसने एक देश दो प्रणाली के तहत हांगकांग पर चीन के नियंत्रण पर बल दिया। एक देश दो प्रणाली का इतिहास क्या है उसके बारे में हमें बताने की कोशिश की गई है। चीन और ताइवान को एकजुट करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। यानी चीन और ताइवान को एकजुट करने के लिए प्रावधान लेकर आया गया था। ताइवान ने इसे अस्वीकार कर दिया था। यह विचार फिर से सामने आया जब चीन ने ब्रिटेन और पुर्तगाल के साथ वार्ता शुरू की। तब ब्रिटेन और पुर्तगाल क्रमशः हांगकांग और मकाऊ पर औपनिवेशिक शासन कर रहे थे। यानी पहले ताइवान के साथ था, ताइवान पर कब्जा करने के लिए था, लेकिन उसने बाद में इसे इग्नोर कर दिया। तो फिर इन्होंने ब्रिटेन और पुर्तगाल के साथ बातचीत की, और जब ब्रिटेन और पुर्तगाल हांगकांग और मकाऊ पर क्या कर रहे थे उस समय, ये उनकी कॉलोनी थी। ब्रिटेन और पुर्तगाल की कॉलोनी क्या थी? ब्रिटेन की तो हांगकांग थी कॉलोनी, और पुर्तगाल की कॉलोनी क्या थी? मकाऊ। एक देश दो प्रणाली के बारे में, चीन के अनुसार इस प्रणाली के तहत मुख्य भूमि चीन का भाग होते हुए भी हांगकांग और मकाऊ की भिन्न आर्थिक रणनीतिक प्रणालियां हो सकती हैं। दोनों क्षेत्र चीन के विशेष प्रसारण क्षेत्र बन गए। इनकी अपनी भिन्न मुद्राएं तथा आर्थिक और कानूनी प्रणालियां हैं। हालांकि रक्षा और विदेश मामलों पर चीन निर्णय लेता है। इसके अलावा हांगकांग के पास सभा करने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। साथ ही कुछ लोकतांत्रिक अधिकार भी हैं जो मुख्य भूमि चीन में उपलब्ध नहीं। इन स्वतंत्रताओं का मूल कानून द्वारा संरक्षित किया जाता है। मूल कानून एक लघु संविधान है। यह हांगकांग और चीन के बीच संबंधों का मार्गदर्शन करता है। मूल कानून 50 वर्षों के लिए मान्य है। यह हांगकांग के लिए वर्ष 2047 तक और मकाऊ के लिए वर्ष 2049 तक मान्य होगा, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कि इस अवधि के बाद क्या होगा। हांगकांग और मकाऊ। प्रथम अफीम युद्ध के बाद 1842 में अंग्रेजों ने हांगकांग पर अधिकार कर लिया था। वर्ष 1898 में ब्रिटेन और चीन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत अंग्रेजों को हांगकांग के आसपास के द्वीप 99 वर्षों के लिए लीज पर दिए गए। दूसरी ओर मकाऊ पर 1557 में पुर्तगालियों का शासन था। वर्ष 1980 में चीन ने दोनों क्षेत्रों की प्राप्ति के लिए ब्रिटेन और पुर्तगाल के साथ वार्ता शुरू की थी, और 1997 में हांगकांग चीन के नियंत्रण में वापस आ गया। वही मकाऊ की संप्रभुता वर्ष 1999 में स्थानांतरित की गई। तो हांगकांग किसके कब्जे में था? ब्रिटेन के कब्जे में था। और जो मकाऊ है, मकाऊ किसके कब्जे में था? पुर्तगाल के कब्जे में था, जिसे हांगकांग ब्रिटेन ने चीन को कब दे दिया? 1997 में, और मकाऊ को 1999 में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अनाज के, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अनाज के निर्यात को लेकर फिर से रूस और यूक्रेन समझौता। यानी कि अनाज जो फूड ग्रेन है, फूड ग्रेन के लिए रूस और यूक्रेन में एक समझौता हुआ है। रशियन यूक्रेन डील टू रिज्यूम गेन एक्सपोर्ट। यानी जो ग्रेन है, अनाज है, उसका एक्सपोर्ट करने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच में एक समझौता हुआ। उसके बारे में बताया गया है। हाल ही में रूस और यूक्रेन ने काला सागर के बंदरगाहों से अनाज के निर्यात को फिर से शुरू करने की सहमति व्यक्त की है। इन बंदरगाहों में शामिल ओडेसा, चेर्नोमार्स्क और यूजनी हैं। यानी ओडेसा एक बंदरगाह है, चेर्नोमार्स्क है और यूजनी, ये बंदरगाह कहाँ पर है? ब्लैक सी में है। किसके? यूक्रेन के। संयुक्त राष्ट्र संघ और तुर्की के बीच स्थित एक समझौते का हिस्सा है। यह समझौता जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही का प्रावधान करता है। वैश्विक खाद्य संकट को कम करना। रूस के आक्रमण की वजह से काला सागर के बंदरगाहों पर लगभग 22 मिलियन टन अनाज और सूरजमुखी तेल जैसी आवश्यक वस्तुएं फंसी हुई हैं। इस समझौते के बाद यूक्रेन इन वस्तुओं का निर्यात कर सकेगा। समझौते के बाद रूस उर्वरकों का निर्यात कर सकेगा। इससे विश्व में फसलों की उच्च पैदावार सुनिश्चित होगी और खाद्यान्न की कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी। विश्व के कुल उर्वरक उत्पादन में रूस का 13% हिस्सा है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में रूस और यूक्रेन का महत्व, यानी वर्ल्ड का जो फूड प्रोडक्शन होता है उसमें रूस का 13% हिस्सा होता है।
विश्व में 1/4 से अधिक गेहूं की आपूर्ति रूस 20% तथा यूक्रेन 8% इन्हीं देशों के द्वारा की जाती है, रूस और यूक्रेन के द्वारा। यूक्रेन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मक्का निर्यातक देश है, जबकि मक्का निर्यात में उसकी हिस्सेदारी 16% है। यूक्रेन सूरजमुखी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, सूरजमुखी तेल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? वो यूक्रेन है। दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक सनफ्लावर का जो ऑयल होता है उसका कौन है? यूक्रेन है। तो ये फैक्ट यहाँ पे बताया गया है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट। यानी कि जो S-400 रशियन का जो डिफेंस सिस्टम है उसको कोई देश खरीदता है तो अमेरिका उसको क्या लगा देता है? प्रतिबंध लगा देता है। लेकिन यहाँ पे छूट दी गई है, इसलिए इसके बारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक विधायी संशोधन प्रक्रिया है, इसके तहत भारत पर काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट काटसा के तहत लागू प्रतिबंधों से छूट दी गई है। यानी जो काटसा एक्ट है उसके तहत लागू प्रतिबंधों से छूट किसको दी गई है? भारत को काटसा के द्वारा वेवर दिया गया है। किसके लिए? S-400 मिसाइल की खरीदारी के लिए, यानी कि S-400 डिफेंस सिस्टम की खरीद के लिए भारत को क्या दी गई है? छूट दी गई है। फिर क्या बताया गया यहाँ पे? भारत ने वर्ष 2018 में रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने पर एक समझौता किया था। इसी कारण अमेरिका ने भारत पर काटसा एक्ट के माध्यम से आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। उल्लेखनीय है कि यह मिसाइल रक्षा प्रणाली चीन जैसे आक्रामक देशों को रोकने में सहायक हो सकती है। अमेरिका चीन के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में देखता है। यदि वे प्रतिबंध जारी रखते हैं तो क्वाड पर काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि भारत क्वाड का सदस्य है। अमेरिका ने काटसा एक्ट वर्ष 2017 में लागू किया था। यानी जो काटसा एक्ट है वो कब आया है? 2017 में। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। इसका उद्देश्य आर्थिक प्रतिबंधों का उपयोग करके रूस, उत्तर कोरिया और ईरान के साथ सैन्य समझौते करने वाले देशों को दंडित करना है। काटसा काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट एक केवल S-400 तक ही सीमित नहीं है। यह रूस के साथ भविष्य में हथियारों के निर्माण या विकास के लिए अन्य संयुक्त उद्यम या किसी अन्य प्रकार के प्रमुख सैन्य सौदों को लागू करता है। अमेरिका ने रूस पर भी तुर्की से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के कारण काटसा के तहत लंबाई बढ़ाई है, प्रतिबद्धताएं बढ़ाई हैं। S-400 एक लंबी दूरी की सतह से सतह हवा में मार करने वाली मिसाइल है। S-400 ट्रायम्फ में ड्रोन मिसाइल, रॉकेट, यहाँ तक कि लड़ाकू जेट सहित लगभग सभी प्रकार के हवाई हमलों से बचाव की क्षमता है। यानी कि S-400 ट्रायम्फ में ड्रोन मिसाइल, रॉकेट, यहाँ तक कि लड़ाकू जेट सहित लगभग सभी प्रकार के हवाई हमलों से बचाव की क्षमता है। किसमें? S-400 में यहाँ बताया गया है। S-400 लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, लॉन्ग रेंज सरफेस एयर मिसाइल। आपूर्ति श्रृंखला मंत्री स्तरीय मंच, ग्लोबल सप्लाई चेन मिनिस्ट्रियल फोरम 2022। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जारी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग पर संयुक्त जॉइंट स्टेटमेंट को अपनाया है। भारत, अमेरिका, यूरोपीय संघ सहित 18 अर्थव्यवस्थाओं को साझेदारी ने सामूहिक दीर्घकालिक लचीली आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण के लिए 4 सूत्री रोडमैप तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य आपूर्ति निर्भरता और सुभेद्यता से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को निपटाना है। यह रोडमैप वर्ष 2021 में अमेरिका आयोजित आपूर्ति श्रृंखला शिखर सम्मेलन की पृष्ठभूमि में तैयार किया गया है। वक्तव्य में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करने वाली खतरों की पहचान की गई है। ये खतरे महामारी, युद्ध, संघर्ष, चरम जलवायु घटनाएं तथा प्राकृतिक आपदाएं। RSC का रोडमैप पारदर्शिता, विविधीकरण, सुरक्षा और संधारणीयता के वैश्विक सिद्धांतों पर आधारित है। वर्तमान में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर चीन का दबदबा है। हाल ही में आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों सहित कई क्षेत्रों में चीन मुखर होकर सामने आया है। इसी संदर्भ में चीनी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर मंच के 17 भागीदारों की निर्भरता को कम करने के लिए रोडमैप तैयार किया गया है। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल शुरू की है। यह पहल हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला में चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने में मदद करेगी। लचीली आपूर्ति श्रृंखला का महत्व, यह पूरे नेटवर्क में सभी परिचालनों की निगरानी
रखकर जोखिमों को कम करेगी। परिचालनों की दक्षता लाने से नवाचार और समृद्धि में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यह उत्पादन सुधारेगी, यानी कि जो लचीली आपूर्ति श्रृंखला है वो क्या करेगी, उत्पादन में भी सुधार करेगी। एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव, जापान ने इस पहल के तहत स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ने में भारत की सहायता करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से एशिया में सतत विकास और कार्बन तटस्थता को प्राप्त करना। इसके तहत अच्छे ऊर्जा दक्षता, तरलीकृत प्राकृतिक गैस परियोजनाओं के लिए भारत परियोजना के $10 अरब के वित्त की व्यवस्था की गई है। यानी कि जो अक्षय ऊर्जा है, ऊर्जा दक्षता है, LNG है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस परियोजनाओं के लिए $10 अरब के वित्त की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक के बाद जो इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक थे उनको कवर कर लिया, और जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और लिंक में दिए हुए हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर वहाँ पे आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको ये PDF आसानी से मिल सकती है। थैंक यू।